स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री करनी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं प्रताप सिंह, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर, एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ। ठीक है, और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के पाठ 6 का जनजातीय विद्रोह टॉपिक। ठीक है, पाठ 6 चल रहा है हमारा और इसमें कौन सा टॉपिक है? जनजातीय विद्रोह। इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं, उसमें हमने सामाजिक आंदोलनों के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में? सामाजिक आंदोलनों के बारे में चर्चा की थी। पार्ट 1 और पार्ट 2 सामाजिक आंदोलन के 2 वीडियो बने थे। ठीक है, तो उनके बारे में हमने चर्चा की थी कि भाई किस प्रकार समाज सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया और भारतीय समाज में कुरीतियों को समाप्त किया गया। ठीक है, और कौन कौन से कानून बने थे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, जैसे सती प्रथा बंद की गई 1829, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई थी 1856 में। ठीक है, और आपके ये कानून आया था ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872, जिसे हम सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं, तो उनके बारे में चर्चा की थी। फिर 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट आया था, जिसमें महिलाओं की यानी कि छात्राओं बच्चों की आयु संबंधित था, जिसमें महिलाओं की आयु की शादी की आयु 14 वर्ष और लड़कों की शादी की आयु 18 वर्ष तय की गई थी। ठीक है, अब आता है हमारा नया टॉपिक जिसमें है जनजातीय विद्रोह। ठीक है, जनजातीय लोगों ने जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, भारत में बहुत सी जनजातियां निवास करती है। ठीक है, और इन्होंने भी समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, जब भारत का जो पहला संगठित विद्रोह था, अपन कहते हैं कि भाई वो 1857 की क्रांति थी, तो उस विद्रोह के अलावा भी सैनिक विद्रोह की संख्या देते, तो उस विद्रोह के अलावा भी जनजातीय लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह किए थे, तो उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे आगे इस टॉपिक की। ठीक है, तो देखिए, कोई भी विद्रोह होता है तो उस विद्रोह के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कोई भी विद्रोह हो तो उसके पीछे कारण अवश्य होता है। अगर आप भी बगावती सुर अपनाते हैं तो पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन होता है। बिना रीजन के कोई भी बगावत नहीं करता है, विद्रोह नहीं करता है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई इनके पीछे कारण क्या था, कि विद्रोह क्यों हुआ। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसके पीछे पर्याप्त कारण थे, हमने चर्चा की थी। राजनीतिक कारण थे, ठीक है, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, उनमें भी अलग अलग टॉपिक थे, मतलब पॉइंट थे। राजनीतिक कारणों में जैसे बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार, 1813 का अधिनियम, ठीक है ना। और धार्मिक कारणों में ये आपकी 1813 में ईसाई मिशनरी धर्म का प्रचार करना, ठीक है, धार्मिक योग्यता अधिनियम। सैनिक कारण थे, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। ठीक है, तो ये सभी कारण रहे थे 1857 के विद्रोह में। अब जनजातीय लोगों ने भी समय समय पर विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। ठीक है, तो इसके क्या कारण रहे थे, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, पहला आता है हमारा कारण ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, क्या आता है? ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली एक मेन रीजन था, यानी कि अंग्रेजों की जो राजस्व प्रणाली थी वो भारतीय जनता में, भारतीय किसानों में बिल्कुल असंतोष का एक प्रमुख कारण था। ठीक है, क्या था? एक प्रमुख कारण था। देखिए, अंग्रेजों ने 1793 ईस्वी में कौन से बंदोबस्त लाए? स्थायी बंदोबस्त लाए थे। क्या लाए थे? स्थायी बंदोबस्त लेकर आए थे। और इसमें क्या किया गया था? 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त, इसको लेकर किसानों में, जनजातियों में काफी रोष था। ठीक है, 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लाया गया था और ये लागू करने वाले थे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस ये लागू करने वाले थे स्थायी बंदोबस्त। अब इसमें क्या था कि भाई लगान वसूली का काम किसको सौंपा गया था? जमींदारों को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? जमींदारों को। काम भाई लगान वसूली का काम किसको सौंपा गया था? जमींदारों को। और जमींदारों को ही भूमि का मालिक माना गया था। जमींदारों को ही भूमि का क्या माना गया था? मालिक माना गया था। जमींदारों को ही भूमि का मालिक माना गया था। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? जमींदार किसानों से अधिक लगान वसूल करते। ठीक है, और इन्हें भूमि का मालिक स्वीकार किया गया था, भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। ये जब चाहे किसानों को, ठीक है ना, यानी कि जो खेतीहर किसान थे उन्हें उनकी भूमि से बेदखल कर सकते थे।
ठीक है, क्योंकि इन्हें मालिकाना हक दिया गया था। अब किसान खेती बाड़ी कर रहा है, अधिक से अधिक लगान दे रहा है और उसका भूमि पर अधिकार ही नहीं, तो जनता में, आम जनता में, विशेषकर किसानों में असंतोष फैलेगा या नहीं फैलेगा, तो वो भी एक प्रमुख फैक्टर था। तो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का असंतोष था, पहला रीजन ये था। ठीक है, ठीक है। और रीजन के पीछे भी क्या है कि भाई स्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस लेके आए थे, इसमें भूमि का मालिक किसको माना गया था? जमींदारों को। जमींदार क्या करता था कि भाई जमींदारों को पता है कि हमें अंग्रेजों को इतना लगान देना है, भाई अंग्रेजों को इतना लगान देना है, तो जमींदार क्या करते हैं कि जितना लगान देना है उससे ज्यादा लगान वसूल करते थे। क्या करते थे भाई, अंग्रेजों को तो फिक्स कर रखा। स्थायी नाम किस लिए दिया कि भाई हमको तो इतना लगान चाहिए, हमने तो फिक्स कर दिया, स्थायी कर दिया। ठीक है, अब आप कितना वसूल करते हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और जमींदार आपको पता है कि अधिक से अधिक किसानों से लगान वसूल करने के लिए तैयार रहते थे। ठीक है ना, वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे किसानों से लगान वसूलने का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा आता है प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन। प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन। अब देखिए, अंग्रेज आए, भारत में राज्य स्थापित किया और बाद में उन्होंने अपना प्रशासन भी लागू किया। भाई शुरुआत में तो पहले अपना भारतीय प्रशासन चलता था, जो पुराणों के अनुसार या भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार चलता था। फिर भारत में मुस्लिम लोग आए। क्या आए? भारत में मुस्लिम लोग आए और वो अपना अरबी या फारसी शासन तंत्र अपने साथ लेके आए थे। तो फिर भी वो दोनों समानांतर चल रहे थे। मुसलमानों के लिए कि भाई फारसी लॉ, जो अरबी इस्लामिक लॉ है वो, और हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग न्याय होता था, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब अंग्रेज क्या लाए? अपने साथ अंग्रेजी कानून लाए। क्या लाए? अंग्रेजी कानून लाए थे। ठीक है, और अंग्रेजों ने अलग प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की थी। और अंग्रेजों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या थी? बहुत ही मतलब एक कह लीजिए कि आप लंबी प्रक्रिया थी। कोई भी काम कराने के लिए आज काफी लंबी प्रक्रिया उनको फेस मामला, ये लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। ठीक है, और न्यायिक प्रणाली भी कैसी थी? लंबी और जटिल थी। अंग्रेजों की जो न्याय प्रणाली है वो भी कैसी थी? लंबी और जटिल। और इसमें क्या था कि शुरुआत में जो न्याय होता था वो धनवानों के लिए था। जो धनवान है वो न्याय प्राप्त कर लेता था, जो गरीब है वो दोषी होता था। धनवान हमेशा क्या रहता था? निर्दोष रहता था इसमें, और जो गरीब है वो हमेशा क्या रहता था? दोषी रहता था। क्योंकि जो धनवान लोग है वो पैसा देकर न्याय को, निर्णय, जो न्याय का निर्णय है उससे अपने पक्ष में करवा लेते थे, और गरीब तो बेचारा हमेशा गरीब ही है। ठीक है, अभागा। ठीक है, तो इससे भी लोग काफी नाराज थे अंग्रेजों से कि भाई ये कैसी प्रशासनिक व्यवस्था लेकर आए हैं। भाई पहले राजा महाराजाओं का, सुल्तानों का टाइम था तो न्याय तुरंत मिलता था। भले आप जस्टिस थोड़ा अनफेयर हो या फिर सही नहीं हो, लेकिन न्याय तुरंत मिलता था और अमूमन सही दिया जाता था। ठीक है, एक दो अपवादों में छोड़ दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम जो शासक थे वो न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है, ठीक है ना, शेरशाह सूरी था, अकबर था। अकबर तो कहता था कि यदि मैं कोई गलत काम कर बैठूं तो मैं अपने विरुद्ध भी निर्णय देने से पहले नहीं सोचूंगा। ठीक है, यहाँ तक कि जहांगीर अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये सभी शासक थे जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और तुरंत न्याय मिलता था। लेकिन अंग्रेजों की जो प्रणाली, तो वो एक सिस्टमेटिक ब्यूरोक्रेसी जो थी, वो एक कई चरणों से गुजरना पड़ता था उन्हें। ठीक है, तो वो क्या लंबा था, और बीच में ये करप्शन काफी था, भ्रष्टाचार काफी हो गया था। अंग्रेजों के समय में प्रशासन में क्या हो गया था? भ्रष्टाचार काफी हो गया था। क्या हो गया था? भ्रष्टाचार काफी हो गया था। ठीक है, तो दो कारण हो गए, एक तो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली और दूसरा प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन। जो मैं बात कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिए कि भाई एक तो अंग्रेजों ने जो राजस्व प्रणाली लागू की उससे लोग खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया। किसानों से अधिक लगान वसूल किया जा रहा है और किसानों को रियायत नहीं मिल रही। ठीक है, किसान मेहनत कर रहा है, उसे जमीन पर मालिकाना हक ही नहीं दिया जा रहा। फिर अगर प्रशासनिक व्यवस्था, अगर किसी को कोई शिकायत है, भाई एक तो अंग्रेज बाहर के हैं, वो अपनी यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन लागू कर रहे हैं, तो एक तो उनको भारतीयों को नफरत क्या है, एक तो विदेशी आ गए और अपने नियम चला रहे हैं, तो एक तो गुस्सा आदमी को पहले आ जाता है
कि बाहर से आया हुआ है, बहुत ज्यादा पंचायती कर रहा है, ठीक है, और अपने रूल एंड रेगुलेशन बता रहा है। हमारे तो पहले वाली व्यवस्था अच्छी थी, उसमें ऐसा होता था, उसमें ऐसा होता था, ये क्या खराब सिस्टम। तो लोगों में एक तो गुस्सा पहले आ जाता है। और अंग्रेजों की शुरुआती जो प्रणाली थी वो थोड़ा भारतीयों को एकाएक स्वीकार करने में दिक्कत तो होगी, तो वो एक रोष का कारण था, ठीक है। आज जैसे है हमें जो प्रशासनिक व्यवस्था है तो हम उसके अनुसार ढल चुके हैं, ठीक है। तो उस समय जब अंग्रेजों ने नई लागू की तो जनता में गुस्सा होना तो एक लाजमी बात है, ठीक है। तीसरा कारण आता है अंग्रेजों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप। देखिए, जो जनजातीय लोग होते हैं, जो जनजातीय लोग हैं, वो बाहरी हस्तक्षेप को कम ही पसंद करते हैं। जो जनजातीय लोग हैं वो अपने जंगलों में रहते हैं, अपने नियमों को, अपने रूल एंड रेगुलेशन, अपने जो भी उनके नियम है, धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, वो उनको ही फॉलो करते हैं। और बाहरी जो समाज है उससे वो हमेशा अलग रहते हैं। और उन्हें पसंद नहीं होता कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनके समाज में या उनकी सोसाइटी में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर करे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो राजा महाराजा थे वो भी जनजातियों के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते थे। उनका शासन उनको उनके हिसाब से चलने दिया जाता था। राजा महाराजा को ज्यादा उनमें बेदखल रुचि नहीं लेते थे। आपको पता, राजा महाराजाओं के समय में गांव भी अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र इकाई हुआ करते थे। राजा महाराजा सुल्तानों को गांवों में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी, ठीक है। गांव भी अपने आप में क्या थे, पूर्ण स्वतंत्र थे, ठीक है, पूर्ण स्वायत्त इकाई थी। गांव का जो सरपंच होता था, जो भी मुखिया होता था, वो अपनी निर्णय स्वयं लेता था और पूरा गांव उसको फॉलो करता था। तो ये जो पहले जो व्यवस्था थी राजा महाराजाओं के समय या सुल्तानों के टाइम पे, तो जनजातीय लोग अपना शासन अपने हिसाब से चलाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। और जनजातीय लोग जो है वो स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, उनको पसंद नहीं था बाहरी इंटरफेयर। तो ये भी एक कारण रहा आपके किसका, जनजातीय विद्रोह का, ठीक है। चौथा कारण इसी से जुड़ा हुआ है वनों पे अधिकार। अब जनजातीय लोग जंगलों में रहते हैं, उनके अपने रीति रिवाज, अपने नियम हैं, और वो जंगलों में रहते हैं और जंगलों से ही अपनी जीविका चलाते हैं। जंगल में जो पैदा होता है, जो फल है, जो फ्रूट है, जो फल है, सब्जियां हैं, या और भी कोई औषधियां वगैरह, तो उन्हीं को बेच करके या वहीं से कुछ उत्पादन करके वो अपना जीवन यापन चलाते हैं। लेकिन अब क्या है कि अंग्रेजों ने जंगलों पर अपना अधिकार कर लिया और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी, ठीक है ना। वो अपन अंग्रेजों का तो भाई मकसद क्या था भारत में, अंग्रेजों का भारत में आने का मकसद क्या था कि अधिक से अधिक धन प्राप्त करना है, भारत के संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना है, चाहे कैसे भी करो। हमें क्या करना, भारत के जंगल कटते हैं तो कटो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वापस कहाँ जाना है, इंग्लैंड जाना है, ठीक है। तो इस बात को लेकर भी जनजातीय लोगों में गुस्सा था, क्योंकि उनका जो रहवासी एरिया था वो कम हो रहा था। जो उनका जो रहवासी एरिया था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ठीक है। और उनके इलाकों में घुसे आ रहे थे, ठीक है ना। और उनके जंगलों को साफ करके वहां पे अलग अलग कारखाने बसाए जा रहे हैं, अलग अलग फार्म बसाए जा रहे हैं, जिससे भाई उनका जो एरिया है वो कम हो रहा है और उनके एरियो में हस्तक्षेप, दखल भी बढ़ रही थी। तो जनजातीय लोगों में क्या था, गुस्सा था। फिर थी बेगार प्रथा। पांचवा कारण है बेगार प्रथा। ये क्या है, व्यक्ति से काम करा लिया जाए, ठीक है, और उससे उसका पारिश्रमिक नहीं दिया जाए, तो वो होता है बेगार प्रथा। अपन आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं क्यों बेगार बुला रहा है, मारवाड़ी में कहता है ना कि भाई क्यों बेगार बुला रहा है, ठीक है ना, क्यों बेगार बता रहा है। तो ये बेगार क्या है, बिना पारिश्रमिक से किसी से काम करवाना। वो होता है अमूमन डर के बेस पे होता है, ठीक है। आप डर के किसी का काम कर रहे हो ना, तो राजा महाराजा का ये काम करना है। अब राजा से जाके आप तनख्वाह तो नहीं मांग सकते कि भाई मैंने पूरे दिन काम किया, मेरी 500 रुपये दाढ़ी लाओ, तो राजा बढ़िया दाढ़ी देगा साइड में, ठीक है। तो ये क्या था, बेगार प्रथा। डर के मारे आपको काम करना है और उसका कोई भी पारिश्रमिक आपको नहीं मिलेगा, ये है बेगार प्रथा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, बिचौलियों द्वारा शोषण। बिचौलियों द्वारा शोषण, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेज थे, इधर जनजातीय लोग थे, और बीच में कई जो साहूकार हैं, जमींदार हैं, ये बिचौलियों की भूमिका निभाते थे, मीडिएटर। और ये भी क्या करते कि जनजातीय लोगों का शोषण करते थे। क्या करते थे, जनजातीय लोगों का शोषण करते थे। भाई उनको पैसा दे दिया, ठीक है, तो वो जनजातीय लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनसे ब्याज पे ब्याज लिए जा रहे हैं, ठीक है, उनसे जमीनें उनके नाम लिखवाई जा रही है, ठीक है। तो ये क्या थे, बिचौलिए भी इन लोगों का शोषण कर रहे थे। तो ये भी आम जनजातीय लोगों में
रोष का, गुस्से का, विद्रोह का एक कारण था। फिर आता है आपका जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ। भाई धर्म को लेकर तो 1857 की क्रांति हो गई थी, धर्म को लेकर तो 1857 की क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। और जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियां हस्तक्षेप करेगी तो वो विद्रोह करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो एक लाजमी सी बात है, क्योंकि धर्म को लेकर इंसान हमेशा बहुत ही अग्रेसिव रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, धर्म के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप तो आज भी स्वीकार नहीं किया जाता है। तो उस समय आज से आज से 100 साल पहले की बात तो आप भूल जाइए कि वहाँ पे उस समय कैसा माहौल रहा होगा, 100-150 साल पहले कैसा माहौल रहा होगा। ठीक है, उस समय सेकुलर वर्ड हमें कहीं देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों, और ईसाई मिशनरियों का काम क्या था, धर्म का प्रचार करना है, अधिक से अधिक लोगों को ईसाई बनाना, अधिक से अधिक लोगों को ईसाई बनाना उनका क्या था, काम था। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कारण थे, जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारण थे, जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारण थे। ठीक है, जिसमें एक आ गया हमारा ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों की जो लगान वसूली का जो काम था उससे वो भारतीय लोग खुश नहीं थे। फिर आता है प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन। आज अगर मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट नियम चेंज करती है, मान लिया कि गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी, ठीक है, तो लोगों को कितनी परेशानी हुई, कितने लोग भड़के। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है कि लोगों ने सड़कों पर नहीं उतरा, अगर लोग सड़कों पर उतर के तो ये भी आ जाता है कि भाई नोटबंदी के विरोध में विद्रोह हुआ। ठीक है, जैसे धारा 370 हटी। ठीक है, या फिर अभी ये मान लीजिए कि जो ये समान सिविल संहिता को लेकर कानून चल रहा है, उसको लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो ये भी आप मान सकते हो क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आ रही कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, तो ये चीज है। अब है नेक्स्ट है अपने अंग्रेजों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में, तो जनजातीय लोगों को पसंद नहीं होता कि बाहरी लोग दखल दे, और अंग्रेजों ने दखल दिया तो वो भड़क गए। ठीक है, वनों पे अधिकार, भाई जनजातीय लोग कहाँ पे रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, और अंग्रेज अगर उन पे अधिकार कर लेंगे उनके घर पर, ठीक है ना, उनके घर पे अधिकार करेंगे, उनके घर में जबरदस्ती घुसेंगे तो वो फूलों के हार से स्वागत तो नहीं करेंगे। ठीक है, बेगार प्रथा, बिना पारिश्रमिक के काम करवाना। ठीक है, बिचौलियों द्वारा शोषण। ठीक है, और जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ, याद रखिएगा किसकी, ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ। आगे देखते हैं प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हुए। ठीक है, खासी विद्रोह की चर्चा करते हैं सबसे पहले, किसकी, खासी विद्रोह की। ठीक है, ये कब से कब तक हुआ था, 1828 से 1833 ईस्वी। और ये खासी विद्रोह कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, तीरथ सिंह। प्रमुख नेता कौन थे, तीरथ सिंह। अंग्रेजों ने इनके क्षेत्र से निकलने वाली सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ किया, यानी कि जो खासी विद्रोह है ये कहाँ पर है, मेघालय। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए 3 नाम आते हैं, खासी, गारो और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों क्षेत्र कहां पर है, मेघालय में है। और इन तीनों नामों से जनजाति है, इन तीनों ही नामों की जनजाति है और पहाड़ियां भी है। तीनों ही नामों की क्या है, पहाड़ियां भी है। और ये जो खासी पहाड़ी है, ये जो खासी पहाड़ी है, इसी में आपके मासिन राम है। क्या है, मासिन राम। और मासिन राम क्यों प्रसिद्ध है, सर्वाधिक वर्षा होती है पूरे विश्व में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पहले चेरापूंजी था, अब क्या है, मासिन राम है। तो ये खासी पहाड़ियों में स्थित है, तो खासी पहाड़ी का भी नाम है और वहां पे जनजाति का भी नाम है। मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, या खासी, गारो, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। और इन तीनों नाम की पहाड़ियां भी है, जनजातियां भी है। ठीक है, तो इनके क्षेत्र से सड़क बनाई जा रही थी कि भाई खासी पहाड़ी में से बीच में से सड़क बनाई जा रही थी, तो जखासी जनजाति के लोगों को जबरदस्ती मजदूरों के रूप में भर्ती किया गया था। वही मैंने अभी बताया था, बेगार। क्या हो गया, बेगार। लोग काम नहीं करना चाह रहे, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं कि काम करो, रोड बनाओ, ठीक है, डामर बिछाओ, कंक्रीट बिछाओ, ठीक है, सफाई करो। ठीक है, तो लोगों को जबरदस्ती मजदूरों के रूप में भर्ती किया जा रहा था। और आपको पता है जबरदस्ती कोई भी काम नहीं होता है।
ठीक है, इंसान मजबूरी में करेगा लेकिन जबरदस्ती कोई काम नहीं होगा। तो उनके नेता थे तीरथ सिंह, इनके नेतृत्व में खासी जनजाति ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और बाद में विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया। देखिए अंग्रेजी काल में आप एक बात बताऊं, कितने ही विद्रोह क्यों ना हुए, सबको बड़ी ही निर्ममता से दबाया गया। क्या दबाया गया? सबको बड़ी ही क्रूरता के साथ में, निर्ममता के साथ में दबा दिया गया। अंग्रेजों ने सारे विद्रोह को दबा दिया। क्यों? क्योंकि जितने भी विद्रोह हुए उनके पास में साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। ठीक है, अब जनजाति लोग ये किससे लड़ाई करेंगे? ये वो तीर, भाला, कमान, गुलिल, और अंग्रेजों के पास में थी बंदूकें। ठीक है, आप कितनी जोर से भाला फेंको लेकिन बंदूक से तेज तो नहीं है, बंदूक की गोली जितना तेज तो नहीं फेंक सकते। आप हाथ को यूं करोगे जब तक गोली आपके सीने के आर पार हो जाएगी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से सभी विद्रोह का दमन किया। अंग्रेजों ने किसी को नहीं बख्शा। विद्रोह हुआ है तो अंग्रेजों ने वहां पे गोलियां चलाई है, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ के लोगों से लगाव ही नहीं था। वो तो ये कहते थे कि ये क्या है, ब्लैक इंडियंस। ठीक है, वो तो नस्ली भेदभाव पहले ही करते थे, भारतीय लोगों से घृणा करते थे। ठीक है, तो उन्होंने सब जगह बड़ी ही निर्ममता, वहां पे उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे को गोली लग रही है, महिला को गोली लग रही है या किसी बुजुर्ग को, नहीं, गोली चलाई सब जगह। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो खासी विद्रोह कहां पर है? मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है आपको बता दें, शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर राज्य है भारत का। ठीक है, और बादलों का घर कहा जाता है, कभी मौका मिले तो जरूर देख के आइएगा। ठीक है, खासी विद्रोह। अब आता है नेक्स्ट आपके कोल विद्रोह। क्या आता है? कोल विद्रोह। ये कब हुआ? 1829 से 39 तक। क्षेत्र कौन सा है इसमें? आपके छोटा नागपुर, रांची, हजारीबाग और पलामू। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ था कोल विद्रोह? छोटा नागपुर, रांची, ये प्रमुख रूप से आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड में पड़ते हैं। ये दोनों ही, मतलब ये जो जितने भी क्षेत्र है ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्र हैं। प्रमुख नेता कौन है आपके? बुद्ध भगत है ये, बुद्ध भगत और गंगा नारायण। ठीक है, बुद्ध भगत और गंगा नारायण। और इस विद्रोह के कारण क्या थे? वही अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। आम जनता को ही आप इतनी एकाएक उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। तो जनजातीय लोगों को आप एकाएक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थोपोगे तो फिर वो तो विद्रोह करना उनका लाजमी है। फिर अंग्रेजों की शोषण की नीति। ठीक है, ये भी इस विद्रोह के प्रमुख कारण। कठोर भूमिकर व्यवस्था। देखिए अंग्रेजों ने जो भूमिकर था उसका कई, मतलब कह लीजिए कि कई चीजें थी। एक तो शुरुआती जो चरण था उन्होंने जमींदारों को ठेका दे रखा था लगान वसूली का। ठीक है, और लगान वसूल करने में वो किसी भी प्रकार की रियायत नहीं करते थे, किसी भी प्रकार की मानवता नहीं दिखाते थे। ठीक है, ठोक ठोक के लगान वसूल करते थे। ठीक है, स्थानीय अधिकारियों का दुर्व्यवहार। क्या है? स्थानीय अधिकारियों का दुर्व्यवहार, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन के जो अधिकारी थे वो जनजातीय लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, वो उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, चाहे वो फीमेल के साथ में हो चाहे वो मेल के साथ में हो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आता है आपके भूमिज विद्रोह। क्या आता है? भूमिज विद्रोह। ठीक है, ये हुआ था आपके 1832 ईस्वी में। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में हुआ था भूमिज विद्रोह, 1832 ईस्वी। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था? ये वीर भूमि, ये जो पीछे हमने जो पढ़ा था कोल विद्रोह, ये उसी से ही रिलेटिव है। ठीक है ना, ये उनके आसपास के एरियो के ही है। ये गंगा नारायण यहाँ पे भी है और गंगा नारायण वहां पे भी है। ठीक है ना, ठीक है, ये गंगा नारायण। तो ये वीर भूमि और जंगल महल, ठीक है, ये भी खासकर आपके झारखंड, पश्चिम बंगाल के एरिया में पड़ता है। तो भूमिज विद्रोह कारण सबके सेम है। देखिए किसी भी कारण पूछ ले, आपने पूछ लिया कि भूमिज विद्रोह या रामोसी विद्रोह या खोंड विद्रोह, या क्वेश्चन तो अमूमन ये आएगा कि जनजातीय विद्रोह के कारण क्या थे। जनजातीय विद्रोह के कारण क्या थे? आपको ये कहना है कि अंग्रेजों की कठोर भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, अंग्रेजों का जनजातीय क्षेत्रों में दखल, स्थानीय अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार, ठीक है, बिचौलियों का शोषण, तो ये प्रमुख कारण है। ठीक है ना, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था। देखिए इन जनजातीय विद्रोह ने, जो लोगों ने जितने भी विद्रोह किए, तो इन्होंने जहां पे भी आक्रमण किया, ये कौन थे? साहूकारों के घर,
जमींदारों के ठिकानों पर, ठीक है ना, पुलिस स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, सरकारी दफ्तरों पर, यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किए। आम जनता पर कभी भी इन्होंने आक्रमण नहीं किया था। यानी कि ये किसके खिलाफ थे? अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के खिलाफ थे, ठीक है ना। तो जनजातीय लोगों का जो केंद्र था आक्रमण का, ये क्या थे? सरकारी विभाग थे, ठीक है, या फिर बिचौलिए, साहूकार, या फिर ये कह लीजिए जमींदार लोग, ठीक है। आगे आता है आपके खोंड विद्रोह। क्या होता है? खोंड विद्रोह। फिर इसमें देखिए ये कब हुआ? 1846 ईस्वी। क्षेत्र क्या पड़ता है आपके? उड़ीसा। खोंड कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में। और प्रमुख नेता कौन थे विद्रोह करने वाले? चक्र बिसोई। कौन थे? चक्र बिसोई। और कारण क्या था कि इनके क्षेत्रों में बाहर के लोग निरंतर बस रहे थे। इनके क्षेत्रों में बाहर से लोग आकर निरंतर बस रहे थे, तो इनको ये डर था कि कहीं इन्हें इनकी भूमि से बेदखल नहीं कर दिया जाए। मैंने अभी पहले आपको बताया कि जनजातीय लोगों को पसंद नहीं होता कि बाहरी लोग उनके मामलों में दखल दे, उनके क्षेत्रों में आए। और जनजातीय लोग प्रमुख रूप से कहाँ रहते हैं? जंगलों में ही रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जनजातीय जो लोग हैं जंगलों में रह रहे हैं, और जंगलों में कई प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो उनको लेने के लिए बहुत से लोग जंगलों में आकर बस रहे थे, वहां पे कटाई करके अपने फार्म स्थापित कर रहे थे। तो जनजातीय लोगों को डर था कि उन्हें कहीं उनकी ही भूमि से बेदखल नहीं कर दिया जाए। इसीलिए चक्र बिसोई के नेतृत्व में वहां के लोगों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, खोंड लोगों ने, ठीक है। आगे देखते हैं संथाल विद्रोह। देखिए जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे भीषण और भयानक विद्रोह था, ठीक है ना, और बहुत ही जबरदस्त विद्रोह किया गया था, संथाल विद्रोह, ठीक है। तो ये कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था? 1855-56 में। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू और कानू थे। इसके प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू और कानू, ठीक है। और ये कहां पर है? बिहार। कहां पर है? बिहार में पड़ता है संथाल विद्रोह। बिहार या फिर छत्तीसगढ़ का भाग कह लीजिए आप, ठीक है ना। तो दक्षिणी बिहार और छत्तीसगढ़, झारखंड का उत्तरी हिस्सा जो था, ये प्रमुख रूप से विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। और इस विद्रोह के क्या थे? वही अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीति, यानी कि जंगलों से अधिक लाभ कमाना, जंगलों का अधिक से अधिक सफाया करना और वहां से लोगों को हटाना, ताकि वहां से लोगों को हटाएंगे तभी तो वो जंगलों का अधिक से अधिक उपभोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात संथाल लोगों को पसंद नहीं आई। भूमि कर अधिक वसूला जाना, भूमि कर अधिक वसूला जाना। भाई एक लिमिट होती है कोई भी चीज लेने की। आप भूमि कर ले रहे हो तो उपज का 50%, अंग्रेज 50 से हमेशा ऊपर ही लेते थे, ठीक है। अंग्रेजी अदालतों से उचित न्याय ना मिलना। अंग्रेजी अदालतों से उचित, मैंने पहले ही कहा था कि उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी, एक तो भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल भी वो नई थी, ठीक है, उनकी समझ के बाहर थी। क्या थी भाई? पहले तो क्या व्यवस्था चलती थी, मैंने अभी आपको बताया। जैसे कोई भी मुस्लिम व्यक्ति है तो उसके लिए शरीयत का कानून, जो काजी या मौलवी उसका न्याय करते थे, ठीक है। जो हिंदू अगर कोई दोषी है तो उनके लिए ब्राह्मण वगैरह जो होते थे, और हिंदू धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग न्याय चलता था, ठीक है। अब ये नई व्यवस्था आ गई, कानून आ गया, धाराएं आ गई, इतनी दफा के तहत, ये इतनी दफा के तहत। अब आम जनता उस समय इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनकी समझ से क्या ये दफा, ये धारा, ये क्या है? सामने मजिस्ट्रेट बैठा है, ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, तो उनके लिए तो ये समझ के बाहर है। और दूसरा, पैसा दे धनवान तो वो निर्दोष है, अगर आपने पैसा नहीं दिया कोर्ट में तो वो आप क्या हो? दोषी हो। क्या हो? दोषी हो। और आज के समय में भी न्यायपालिका ही सबसे करप्ट है। आज के समय में भी क्या है? न्यायपालिका ही सबसे करप्ट है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान बना है वो मैक्सिमम वकीलों ने बनाया है। वो क्या बनाया है? मैक्सिमम वकीलों ने बनाया है, ठीक है। आप एक बार न्यायपालिका का काम पढ़ के देख लीजिए, भगवान ना करे किसी के पढ़े, ठीक है, आपको पता लग जाएगा सारी हकीकत। इतना करप्शन, वो भी न्यायपालिका में जो न्याय का कार्य करती है, ठीक है। भारतीय संविधान को, या जो भारतीय जो कानून व्यवस्था है, इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं, जनरल नॉलेज की, जीवन में काम आती, सामाजिक ज्ञान की चीजें हैं, ठीक है। केवल किताबी ज्ञान ही जरूरी नहीं होता, जीवन में बहुत सी चीजों का ज्ञान हमें समाज से, बाहरी व्यक्तियों से भी ग्रहण करना मिलता है, ठीक है ना। कोई कहता है ना कि भाई अकल जो है ना बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। बादाम भी खाइए, मेमोरी अच्छी रहती है, लेकिन जो अक्ल आएगी, जो समझदारी आएगी, वो आपको ठोकर खाने से ही आएगी,
ठीक है। फिर आता है पुलिस के अत्याचार और भ्रष्टाचार। पुलिस भी वास्तव में न्यायपालिका की कहते हैं सहपाठी है, ठीक है। पुलिस का काम क्या, जनता को न्याय दिलाना, लेकिन उनसे बड़ा अत्याचारी और अन्यायी व्यक्ति नहीं होता कोई भी। आपने पैसा दिया तो आपकी जांच करेंगे सही ढंग से, ठीक है, आपको निर्दोष करेंगे। आपने पैसा नहीं दिया तो आपने गुनाह नहीं किया है तो भी आपको दोषी बना के छोड़ेंगे वो। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी जरूर पैसा देगी, ठीक है, और वो आपको ये प्रकरण किसी भी मामले में आपको दोषी करार दे देंगे, ठीक है ना। भाई आज इतना अपराध क्यों है? क्योंकि जो भी सरकारी मुलाजिम है, आज अपराध इतना, भ्रष्टाचार, भारत इतना पीछे क्यों है? क्योंकि जो भी सरकारी मुलाजिम है, सरकारी अधिकारी है, वो अपना काम 100% ईमानदारी के साथ में नहीं करते। अब 1000 व्यक्तियों में से एक बंदा अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसका वो काम शून्य के बराबर है। पुलिस का काम है जनता को न्याय दिलाना, जनता की रक्षा करना, और उनसे बड़ा अत्याचारित कोई नहीं है, ठीक है। तीसरी बात आती है, नेक्स्ट बात आती है महाजनों द्वारा शोषण। महाजन वो जो ब्याज पर पैसा देते हैं, आपको पता है एक बार उस समय में पैसा दे दीजिए, आपका ब्याज खत्म नहीं होगा, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन आपका ब्याज खत्म नहीं होगा, इतना वो ब्याज लेते थे। एक बार अंगूठा लगा लिया बस, अब आपकी जिंदगी है और ब्याज की किस्तें हैं। मूलधन तो साइड में पड़ा, क्या है, मूलधन तो साइड में है, बस आप ब्याज भरिए, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और अंत में नतीजा क्या होता था, आपकी जमीन महाजन के कब्जे में। आपकी जमीन क्या है, उस महाजन के अधिकार में है। आपने भले 100 रुपए लिए थे उधार उस समय, और आपने 10,000 रुपए भी चुका दिए। 10,000 में इतना करके बता रहा हूँ, और हकीकत बात ये, पहले के लोगों ने बहुत ही ज्यादा समस्या देखी है, ठीक है, क्योंकि एक तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने अधिकारों को नहीं जानते थे, ठीक है ना, और इतना समझ भी नहीं थी उनमें, तो वो 100 के बदले 10,000 देकर भी अपनी जमीन से हाथ धो बैठते थे, ठीक है। लेकिन अब तो काफी हालात चेंज हो गए हैं, पहले जैसे तो नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखें। अब एक उधार की समस्या, वही महाजनों के चक्कर में फंसे, वो उधार आपका कभी भी नहीं हटता था। तो ये संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। इसी में कुछ बातें और है, देखते हैं आगे। देखिए 30 जून 1855 को भगनी 2 में लगभग 6000 से अधिक आदिवासी इकट्ठा हुए, संथाल आदिवासी इकट्ठा हुए, और विदेशियों का राज्य समाप्त करने के लिए, और विदेशियों का राज्य समाप्त करने के लिए विद्रोह करने का निर्णय लिया 30 जून 1855 को भगनी 2 में। और प्रत्येक गांव में सिद्धू और कान्हू की ओर से एक पत्तल, ठीक है, धूप पत्तल, जो पत्ते का जो बर्तन होता है ना, एक पत्तल धूप में सुखाए चावल, तेल और हल्दी भेजी गई। इन्होंने जमींदारों, साहूकारों, पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशनों पर क्या किया था, हमला किया था, क्योंकि ये लोग इन्हीं से दुखी थे, इन्हीं की व्यवस्थाओं से दुखी थे, ठीक है। तो इन्हीं को उन्होंने टारगेट किया, आम जनता या शहरों पर कभी भी इन्होंने आक्रमण नहीं किया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है आपके मुंडा विद्रोह, इसे उलुगखनी विद्रोह भी कहते हैं। ये हुआ था 1895 से 1901 ईस्वी। छोटा नागपुर पठार, वो आपके छत्तीसगढ़ झारखंड का एरिया पड़ता है। प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश अधिकारियों, ईसाई पादरियों, ठेकेदारों और जागीरदारों के विरुद्ध मुंडाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाया था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश अधिकारी जो शोषण करता थे, ईसाई पादरी जो उनके धार्मिक मामलों में दखल दे रहे थे, ठेकेदार और जागीरदार जो उनका आर्थिक शोषण करते थे, उनको टारगेट बनाया। मुंडा लोगों का कहा कि इनको खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, और इनको मारने के लिए उकसाया कि इनको क्या करो, जान से मार दो सबको, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर पठार बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं रामोसी विद्रोह क्या हुआ। तो रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में। ये कब हुआ था आपके, कहां पर है ये? पश्चिमी घाट में। देखिए भारत के 2 हिस्से हैं, नीचे वाले दक्षिण भारत में, ये आपके पड़ता है पश्चिमी घाट, और ये पड़ता है पूर्वी घाट, बीच का दक्कन एरिया क्या है, वो क्या कहलाता है? दक्कन एरिया कहलाता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट का जो महाराष्ट्र का एरिया है, यहाँ पे ये रामोसी जनजाति के लोग रहते थे, और प्रमुख नेता थे चित्तर सिंह। ये लोग अंग्रेजी शासन पद्धति से नाराज थे। किससे? अंग्रेजी शासन पद्धति से, क्योंकि अंग्रेजों ने नई नई शासन व्यवस्था लागू की थी, तो खुश कौन होगा, ठीक है। एक तो विदेशी ऊपर से अपना शासन चला रहे, ठीक है,
और दिखने में भी अलग थे, बोलचाल भी अलग थी, और वो भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, तो उनको पसंद कैसे आएगा। ठीक है, फिर आता है भील विद्रोह। ये कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र और राजस्थान में। कहाँ पे? महाराष्ट्र राजस्थान में। कब? 1825 में। और सेवरम है ये, सॉरी सेवाराम नहीं है, सेवरम है। सेवरम के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? सेवरम के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। अब आता है आपका कोरा मालिया विद्रोह। क्या आता है? कोरा मालिया 1900 ईस्वी में हुआ था, कोरा मालिया विद्रोह। ठीक है, क्षेत्र क्या है? दक्षिण भारत। कोरा मालिया ने अपने को 5 पांडवों में से एक पांडव बताया था। कोरा मालिया ने अपने को 5 पांडव थे ना, तो कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, सहदेव, 5 पांडव थे। इन्होंने कहा कि मैं उनमें से एक हूँ। ये नहीं बताया कि वो कौन सा है, भीम है, अर्जुन है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मैं 5 पांडवों में से एक हूँ, और कहा कि उसमें बांस को बंदूकों में, क्या क्या बांस होता है ना, बंदूक, तो उसको क्या है, बंदूकों में, और पुलिस की जो बंदूक है उसको पानी में बदलने की शक्ति है। इतनी जब शक्ति थी तो भारत तक पूरा आजाद करा देता भाई। ठीक है, भारतीय लोगों की ये मतलब ये जो आडम्बर है, ये भारतीयों को क्या है कि हानिकारक है। अब जब तू गप्पे मार रहा है कि भाई मेरे को बांस को बंदूकों में बदलने की और बंदूकों को बांस में बदलने की शक्ति है, तो ब्रिटिश सैनिकों के पास में जितनी भी बंदूकें थी पानी में बदल देता भाई। एक तो भारत को आज़ादी मिल जाती, और दूसरा पानी की समस्या भी दूर हो जाती। ठीक है, तो इसने ये कहा कोरा मालिया ने, कोरा मालिया व्यक्ति का नाम है। गोदावरी एजेंसी में वन अधिनियमों एवं उत्पाद शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था। विद्रोहियों ने अपने आप को राम की सेना कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, विद्रोहियों ने अपने आप को क्या कहा था? राम की सेना कहा था। क्या कहा था? राम की सेना। ठीक है, नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट विद्रोह है, इसमें देखते हैं कोंडा डोरा विद्रोह। कोंडा डोरा विद्रोह कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। क्षेत्र कौन सा है? विशाखापत्तनम में है। प्रमुख नेता है राम राजा। ठीक है, राम राजा ने कांग्रेस अधिवेशन 1923 में मोहम्मद अली ने किया था, अध्यक्ष को पत्र लिखा कि यदि कई हजार बंदूकें मिल जाए तो उनके साथी सारे हिंदुस्तान से, तो उनके साथी सारे हिंदुस्तान से, सारे हैं यहाँ पे, सारे हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत समाप्त कर सकते हैं। तो उनके साथी सारे हिंदुस्तान से ब्रिटिश हुकूमत समाप्त कर सकते हैं। इन जनजाति, ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। किसने? कोंडा डोरा, राम राजा ने। ये यहाँ तक है। अब दो क्या बातें हैं आपको, क्योंकि एक तो आंदोलन, ये जो जितने भी विद्रोह हुए असफल क्यों हुए? क्योंकि जनजातीय लोगों के पास में साधन नहीं थे। ठीक है, इनमें जोश था, उत्साह था, साहस था, लेकिन साधनों का अभाव था। इसलिए सारे विद्रोह को अंग्रेजों ने दबाव दिया गया था, और दबाते समय मानवता का कभी भी परिचय नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, इन जनजातीय लोगों ने ये प्रमाणित कर दिया कि वे शोषण को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है ना, इन जनजातीय लोगों ने क्या प्रमाणित कर दिया कि वे शोषण को स्वीकार नहीं करेंगे। ये विद्रोह भले ही सीमित क्षेत्र में हुए हों, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी सत्ता को इनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया था, कि अंग्रेजों को सोचने के लिए विवश कर दिया था कि भाई ऐसा अगर आप मनमानीपूर्ण कानून चलाएंगे, मनमानीपूर्ण शासन करेंगे, तो हम ऐसा सहन नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों को भी कुछ अपनी नीतियां बदलनी ही पड़ी। तो ये क्या थे? हमारे प्रमुख जनजातीय विद्रोह थे। ठीक है ना, तो आपको इसमें क्या याद रखना है? एक तो विद्रोह कहां पर हुआ, कहां पर हुआ। ठीक है, विद्रोह के कारण तो लगभग सभी के एक समान है, वो आप याद कर सकते हो। एक दो है जिसमें थोड़ा बहुत आपके अलग एडिशनल याद करना है। एक तो विद्रोह के कारण आपको लगभग सभी समान याद करने हैं। ठीक है, आपको विद्रोह के नेता याद रखने हैं और विद्रोह का क्षेत्र याद रखना है प्रमुख रूप से। ठीक है, प्रश्न आए कि जनजातीय प्रतिरोध के बारे में बताइए, तो सबसे पहले कि भाई जनजातीय प्रतिरोध के निम्न कारण हैं, और यह प्रमुख जनजातीय विद्रोह हुए, तो उसमें आपको जनजातीय विद्रोह का नाम, प्रमुख नेता, प्रमुख क्षेत्र लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा जो टॉपिक जनजातीय विद्रोह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अपनी फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्रांतिकारी दल या गतिविधियां। ठीक है, देखिए 3 चीजें आती हैं, एक तो होता उदारवाद, एक होता उग्रवाद, और एक था क्रांतिकारी दल। तीनों ने ही भारत को आजाद कराने में अपना सहयोग दिया था। उदारवाद को हम नरम दल के नाम से, उग्रवाद को गरम दल के नाम से, और ये जो क्रांतिकारी थे ये बंदूक दल थे। ये भय के द्वारा
सशस्त्र विद्रोह के द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।